जय हिंद। आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का पॉकेट समान ज्ञान जो हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। जो हिस्ट्री में हम आज मध्यकालीन इतिहास जिसमें चैप्टर 14 मतलब टोटल खान सर का जो बुक है पॉकेट समान ज्ञान उसमें हम 14 चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है दोस्तों दिल्ली सल्तनत। क्या नाम है? दिल्ली सल्तनत। एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा दोस्तों। जो ऑल एग्जाम बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, मतलब अदर एग्जाम एसएससी, रेलवे के लिए भी होगा दोस्तों, जिसमें देखिए एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। यह वीडियो कम से कम 1 घंटा पक्का हो जाएगा दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर दिल्ली सल्तनत है। चैप्टर कितना है? 14 है दोस्तों। कितना है? 14 है। जिसमें देखिए पढ़ते हैं और ध्यान से समझिएगा। 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के काल 320 वर्ष तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा। 1206 ईस्वी से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहा था दोस्तों, जो 320 वर्ष तक रहा, जो मुस्लिम सुल्तान का शासन था। भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। यह 5 वंश निम्न है थे दोस्तों। गुलाम वंश जो 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश जो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। यह 5 वंश थे दोस्तों। इसमें 4 वंश मूलतः तुर्क थे, जबकि अंतिम वंश अफगान थे। अंतिम वंश क्या था? अफगान थे। इसका एक ट्रिक है दोस्तों याद रखने के लिए, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। तो गा से हो जाएगा गुलाम, खा से हो जाएगा खिलजी, ता से हो जाएगा तुगलक, सा से हो जाएगा सैयद, ला से हो जाएगा लोधी। क्या हो जाएगा? ला से हो जाएगा लोधी। गुलाब खिले तो सांस लो। संस्थापक का ट्रिक है, गुलाम से हो जाएगा ऐबक, इसका ट्रिक है ऐबक जल गया सिख बो। तो ए से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जा से हो जलालुद्दीन, गा से हो जाएगा गयासुद्दीन, खी से हो जाएगा खिजर खान, अब बा से हो जाएगा बहलोल लोधी। कार्यकाल तुगलक सखी। कार्यकाल है तुगलक का, फिर गुलाम का है, लोधी के, सैयद का, खिलजी का। पहला है दोस्तों गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक जो थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी के क्या थे? गुलाम थे। गुलाम को फारसी में बंधक कहा जाता है। गुलाम को फारसी में क्या कहते हैं? बंधक कहा जाता है। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें किसके लिए? तो सैनिक सेवा के लिए इन्हें खरीदा जाता था। इस वंश का दरबारी भाषा फारसी था और इसी वंश का सबसे प्रमुख भाषा भी था। और इस वंश का सबसे प्रमुख भाषा भी क्या था? फारसी था दोस्तों। इसी वंश को इलवरी, ममलुक या दास कहा जाता है। ममलुक या तो दास कहते हैं। गुलाम वंश के प्रमुख शासक दोस्तों, पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुब वंश 1206 से 1210 ईस्वी। दूसरा है आराम शाह 1210 जो कुछ महीने रहे हैं। तीसरा है इल्तुतमिश जो 1211 से 1236 ईस्वी तक रहे दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा चौथा है रुकनुद्दीन जो 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 40, बहराम शाह 1240 से 42, अलाउद्दीन मसूद शाह 1245 से 46, नसीर उद्दीन शाह 1246 से 1266, बलमन
1266 से 1286, केकुबार 1286 से 1290, और क्यूमर्स 1290 तक रहा दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन करते हैं। 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी। ऐबक मोहम्मद गौरी का 3 प्रमुख गुलामों में से एक था। ऐबक मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलामों में से एक था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक 1206 ईस्वी में स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। मतलब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद 1206 ईस्वी में स्वयं लाहौर के स्वतंत्रता शासक घोषित किया। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर ए खासूर के पद को प्रोन्नत कर दिया गया। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर को बनाया है। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चंद्रमा का देवता। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्की शासक माना जाता है। ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्की शासक माना जाता है। दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले ऐबक दिल्ली का गवर्नर था। मतलब दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले ऐबक दिल्ली का गवर्नर था दोस्तों। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, न ही अपने काम का कुताब पढ़वाया और न ही अपने काम के सिक्के चलाया, बल्कि इन्होंने केवल मालिक तथा सिपाह सलार की उपाधि धारण की। यह गरीबों के प्रति दया और भाव रखते थे। इन्हें हतीम कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? हतीम कहा जाता है दोस्तों। इन्हें क्या कहते हैं? हतीम कहा जाता है। यह लाखों में दान देते थे। अपनी असीम उदारता के कारण इन्हें लाख बख्श भी कहते हैं। यह पूरा कुरान याद था। इन्हें पूरा कुरान याद था, इसीलिए इन्हें कुरान खान भी कहा जाता है। इनके दरबार में मिनहज उस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकात ए नासिर पुस्तक लिखी। इनके दरबार में हसन निजामी भी थे, जिन्होंने ताज उल नासिर पुस्तक लिखी। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। ऐसा माना जाता है कि किसी सांस्कृतिक विद्यालय के स्थान पर बनाया गया है। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाए। इसके प्रांगण में लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति मिलता है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में मिलता है। यह भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित पहली मस्जिद थी। ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। ऐबक के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी थे। कुतुब मीनार बख्तियार काकी के आद में ऐबक द्वारा बनाए गए थे। कुतुब मीनार बख्तियार काकी के आद में ऐबक द्वारा बनाए गए थे। अगला पॉइंट हो जाएगा, ऐबक ने अफगानिस्तान के जामा मस्जिद से प्रेरित होकर दिल्ली में महरौली में कुतुब मीनार 1193 ईस्वी में बनाया गया, किंतु पूरा नहीं कर सका। ऐबक कुतुब मीनार को 2 मंजिला बनाया था, जबकि शेष 3 मंजिला इल्तुतमिश ने पूरा किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस मीनार पर बिजली गिर गई। उसके बाद
फिरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार मतलब दोबारा बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मीनार के प्रतिद्वंद मीनार को रूप में अलाई दरवाजा बनाया प्रारंभ किया, किंतु इंजीनियरों की गलती के कारण यह सफल नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने कुबुत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार बनाया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोल खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को मृत्यु पूछेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुआ? तो चौगान मतलब पोलो खेलते समय दोस्तों। ऐबक के सहायक या सेनापति बख्तियार खिलजी था। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। ऐबक को घोड़सवारी और धनुर्विद्या अब्दुल अजीज कूफी द्वारा सिखाया गया था। अगला शासक है आराम शाह, जो 1210 से 1211 तक। यह ऐबक का उत्तराधिकारी था, किंतु अयोग्य था। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बना। यह मात्र 8 महीने तक शासन किया दोस्तों। यह 8 महीना तक शासन किया है। इसकी हत्या इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इसकी हत्या इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट हो जाएगा इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी। इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं। इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। यह 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका बचपन का नाम अल्तमश था। इसका बचपन का नाम अल्तमश था। इसका पूरा नाम शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था। इसके पिता का नाम इलाम खान तथा जो इलवरी तुर्की था। इलवरी तुर्की था दोस्तों। 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध में इसने इल्लोच को पराजित कर दिया। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम पर कुताब पढ़ाया दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा शासक बनने से पहले यह बदुआ उत्तर प्रदेश के सूबेदार था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनवाया। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनवाया। इसके शासक बनने के लिए 1229 ईस्वी में खलीफ उल मुंतशिर बिल्लाह से खिल्ला हासिल की। मतलब खिल्लात मतलब डिग्री हासिल की। खिल्लात मैंने क्या होता है? डिग्री हासिल की। इल्तुतमिश के गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहते हैं। इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा का निर्माण का जनक कहते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाई। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाई। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी भाषा है जो इल्तुतमिश के शासनकाल में चलाई गई। इक्ता की जानकारी अबू अली हसन द्वारा रचित शिया संतनम में मिलती है। इक्ता व्यवस्था में कर्मचारियों का वेतन के बदले भूमि दिया जाता है। इक्ता व्यवस्था में कर्मचारियों के वेतन के बदले भूमि दिया जाता है। इसने 40 तुर्कों सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्कान ए चिहलागनी या चालीसा दल कहते हैं। इसे चालीसा दल कहते हैं। इसके समय के शासक जियाउद्दीन मंगबार्नी का पीछा करते हुए चंगेज खान दिल्ली का सीमा तक पहुंच गए हैं। अतः इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन को अपनी शरण नहीं दिया। इल्तुतमिश
को शुद्ध इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामी पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। यह बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मालिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्ति किया। यह शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था। इसने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल प्रारंभ किया। ख्वाजा चिश्ती के दरगाह को इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। अगला पॉइंट हो जाएगा तबक़त-ए-नासिर पुस्तक का लेखक मिन्हज उस सिराज हैं। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में रज़िया सुल्तान के उत्तराधिकारी नियुक्ति कर दिया गया। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रज़िया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया। उसने या उसके शासनकाल में सल्तनत की वास्तविक सत्ता की उसके माता शाह कुर्तिक ने अपने हाथों में था। वह अति महत्वाकांक्षाएं और निर्दयी महिला थी। रज़िया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चल गई और जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी। रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 यह भारत का प्रथम महिला शासिका थी। यह पुरुष के भांति वस्त्र, कुंभ, कोट और कुल्लाह मतलब टोपी पहनकर दरबार आने लगी, जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। कुछ के पसंद था, कुछ के नहीं पसंद था। दिल्ली के जलाउद्दीन युक्ता मतलब अश्वशाला के प्रधान के साथ रज़िया का घनिष्ठ संबंध थे। इसे अमीर-ए-खासूर नियुक्त किया। रज़िया सुल्तान ने अपने हिसाब से इक्ताओं में परिवर्तन एवं अधिकारियों को नियुक्ति किया। इसी क्रम एतिगीन को बद्दुआ के इक्तादार और फिर अमीर-ए-हाजिब का पद दिया। अल्तुनिया को सरहिंद के इक्तादार नियुक्ति किया। अगला पॉइंट है तावर हिंद के इक्तादार मालिक अल्तुनिया ने रज़िया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण रज़िया ने उसे पर आक्रमण कर दिया। किंतु युद्ध में खुद को हारता देख रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं के हमले में हरियाणा के कैथल में रज़िया एवं अल्तुनिया की हत्या की। दिल्ली में 40 सरदारों का युक्ता की हत्या कर दी। रज़िया एक असफल शासिका साबित हुआ और उसका प्रमुख कारण इसका महिला होना था। इतिहासकारों ने कहना है कि अगर रज़िया महिला ना होती तो इसका नाम भारत का महान शासकों में लिया जाता। इतिहासकारक कहना है कि भाग्य ने पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते। रज़िया में प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। बहराम शाह जो 1240 से 1242 ईस्वी। रज़िया सुल्तान के बाद बहराम शाह 1240 में दिल्ली के गद्दी पर बैठी। बहराम शाह के शासनकाल में ही सल्तनत में प्रथम बार सन 1241 में मंगोलों ने तैर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। उसका प्रथम आक्रमण मुल्तान पर था। बहराम शाह को दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर 1242 ईस्वी में उसकी हत्या
कर दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 यह दिल्ली के गद्दी पर 1242 में बैठा। यह सिक्के पर बगदाद का अंतिम खलीफ का नाम सर्वप्रथम अंकित करवाया था। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में समस्त शक्ति चालीसा अमीर के समूह तुर्कान ए चिहलगनी के हाथ में था। यह अपना अमीर ए अजीब गयासुद्दीन बलमन को नियुक्ति किया। बलमन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नई नसीरुद्दीन मोहम्मद के गद्दी पर बैठा दिया। मतलब बलमन के षड्यंत्र के बाद 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन मोहम्मद के गद्दी पर बैठा दिया गया। अगला पॉइंट हो जाएगा नसीरुद्दीन शाह, जो 1246 से 1266 ईस्वी था। नसीरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश के पौत्र तथा सांभी वंश का अंतिम शासक था। यह एक मितयामी या कम खर्चीला शासक था। सबसे कम खर्चीला शासक था। यह टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। इसने एक गुलाम को चालीसा दल में स्थान दिया। यह गुलाम बलबन था। यह गुलाम कौन था? बलबन था। बलबन अपने पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन शाह से किया। इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। इसके समय बलबन की शक्ति बहुत ही बढ़ गई थी। इसकी मृत्यु 1266 ईस्वी बाद इसका उत्तराधिकारी गयासुद्दीन बलबन बना। गयासुद्दीन का मकबरा सुल्तानगढ़ी में है। बलबन के शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी। बलबन का वास्तविक नाम बहउद्दीन था। यह इलवरी जाति का तुर्क था। यह ईरान का रहने वाला था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन सुल्तान के प्रधानमंत्री था। रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। दिल्ली के सुल्तान पर संभालने से पहले बलबन को महमूद शाह सुल्तान ने अपना अमीर ए हाजिब बनाया। यह दिल्ली के गद्दी पर 1266 में बैठा। इसने सिजद या घुटने पर बैठकर शीशा नवाबा तथा पेबोस मतलब पाँव या चूमना जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया। इसने नौरोज त्योहार मतलब फारसी में प्रारंभ किया। इसने राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया। बलबन का राजत्व सिद्धांत का स्वरूप ईरान का फारसी तत्व से लिया गया। इसके अंतर्गत बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह की प्रतिनिधि मानता था। बलबन कहता था कि सुल्तान नियाबत ए खुदाई एवं जिल्लाह ए इलाही। इसने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि या छाया होता है। इसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई अर्थात आक्रमण नीति को अपनाई। किसने? तो बलबन ने। दोस्तों बलबन ने चालीसा दल की समाप्त कर दिया। बलबन ने चालीसा दल को क्या किया? समाप्त कर दिया। बलबन ने नयाब के पद को भी समाप्त कर दिया और वजीरा के अधिकार को भी सीमित कर दिया। बलबन ने यूपी में एक गढ़ा मुक्तेश्वर मस्जिद बनवाया। यह अपने दरबार का गठन
फारसी पद्धति पर किया था। यह अपने शक्ति को संगठित करने के बाद जिलाई इलाही का उपाधि धारण किया। बलबन ने स्वयं को नाइब ए खुदाई कहा था। प्रथम बार इमारत में मौजूद शाही मेहराब बलबन के मकबरा में देखा गया। बलबन ने सीमा विस्तार की नीति को नहीं अपनाई। इसके शासनकाल में विद्रोह करने वाली तुगरील खान बंगाल का गवर्नर था। तुगरील खान बंगाल के गवर्नर था। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामियों प्रथाओं का प्रचलन किया। इसी के समय सेना का वंशगुप्त बन गया। इसने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की। फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। 1286 ईस्वी में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी, जिसे जलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं। अगला शासक कुकुबाद, जो एक अयोग्य शासक था, इसने भी 1 वर्ष तक शासन किया। केकुबद 1287 से 1290। यह दिल्ली के गद्दी पर 1287 में बैठा। यह मुदीन की उपाधि धारण की। इसका सेनापति का नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा इसकी हत्या करके उसे यमुना नदी में फेंक दिया गया। अगला शासक है शमसुद्दीन केयूमर्स, जो 1290 में आया। केकुबाद का पुत्र शमसुद्दीन को केकुमर्स की उपाधि दिया गया था। यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अगला वंश आया खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी वंश के स्थापना इतिहासकारों ने खिलजी क्रांति के नाम दिया। खिलजियों ने भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्ति करने का परंपरा आरंभ की थी। दिल्ली सल्तनत के इतिहासों में यह वंश ने नए युग का सूत्रपात था, जिसे आगे तुगलकों ने भी अपना लिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इसकी राजधानी किलोखारी थी। इन्होंने जनता की इच्छाओं को अनुरूप की शासन किया। यह एक उदारवादी शासक था। इन्होंने दक्षिण भारत की विजय के लिए अपने भतीजा दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भी भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहां से अत्यधिक धन लूटा। जलालुद्दीन ने जब इससे धन का हिसाब मांगा तो उसकी हत्या 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दिया। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसकी अतिरिक्त नीति दूसरे के प्रसन्न करने की सिद्धांत पर आधारित था। जलालुद्दीन कहा करते थे कि मैं एक वृद्धा मुसलमान हूँ और मुसलमानों की रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। मतलब रक्त बहाने की आदत मेरी नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। इसका बचपन का नाम अली खुर्साफ था। इसका राजाभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। इसने सिकंदर के भांति शिव विजय का अभियान चलाया, अतः इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहते हैं। इसने खलीफा के पद मान्य दिया। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेम अनुल मुल्क विद्वान मौलाना के कहने पर इसने निर्णय बदल दिया। इसने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंद मीनार के रूप में
अलाइद मीनार बनवाया प्रारंभ किया, परंतु यह बहुत छोटा बन गया। इसने कुबूत उल इस्लाम मस्जिद में प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा नामक दरवाज़ा बनवाया। मार्शल साहब ने इसे इस्लामी स्थापित कला के खजाने का सबसे हीरा कहा। इसने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को पहचानना के लिए घोड़े दागने की परंपरा एवं हुलिया लिखने की प्रथा लागू की। इसके शासक बनने के बाद 4 घोषणा की। अस्थायी गुप्तचर की स्थापना, दान में दी गई भूमि को खलास भूमि या सरकारी भूमि में परिवर्तन करना, मद्यपान या नशा शराब में प्रतिबंध करना, छोटे त्यौहार तथा अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार। इसके 4 प्रमुख कर थे। जजिया, यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ज़कात, यह मुसलमान के आय पर लिया जाता था। खराज, यह मुसलमान की भूमि कर था। खुमसा, यह सैनिक से लूट पर लिए जाने वाला कर था, जो मकानों पर घड़ी, नमक और नामक कर या चारागाह पर चारी नमक कर लगाया गया था, मतलब सब पर टैक्स लगाया था। अगला पॉइंट, इन्होंने अधिक से अधिक भूमि को खलास भूमि में परिवर्तन कर दिया गया। इसके तहत दान में मिल्क, वक्फ आदि के रूप में दिए गए जमीन को वापस में लिया। इसके समय खलास भूमि सबसे अधिक विकसित हुई, जो राजा के नियंत्रण में होता था। यह सल्तनत काल पहला शासक था जिसने भूमि के पे इस माप या करवाया और उसी आधार पर कर या टैक्स का निर्धारित किया। इसने भू राजस्व कर उपज का 1/3 के स्थान पर कुल उपज का 1/2 मतलब 50% कर के रूप में निर्धारित किया, मतलब 4 कट्ठा में 2 कट्ठा टैक्स ले लेता था। इसके समय लूट प्रथा धन का 80% राज कर के रूप में लिया जाता था। दीवान ए मुस्तखराज का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। इसका संबंध भू राजस्व से था। इसी के समय राजगनी प्रणाली लागू हुआ। यह एक प्रथम शासक था जिसे भूमि का वास्तविक उत्पादन पर राजस्व निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बनरी की कृति तारीखे फिरोज शाह से मिलती है। बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी के मध्यकालीन भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाजार की गतिविधियों को भी नियंत्रण किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्ति परवान नसीब नामक अधिकारों वस्तुओं की मारपीट जारी करता था। बार्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए 3 प्रकार बाजारों की स्थापना की। पहला, मंडी अथवा गल्ला बाजार। यह एक प्रकार का अनाज मंडी था। उसने नगर के प्रत्येक मोहल्ले में एक प्रकार का बाजार के स्थापना की। उसने इसके लिए मालिक काबुल को बाजार का अध्यक्ष या सहन ए मंडी नियुक्त किया। सरह ए अदल यह एक अलाउद्दीन द्वारा दूसरा बाजार था। इसमें विदेशों एवं अधीनता प्रदेश से आने वाली वस्तुओं को व्यापार होता था। तीसरा, घोड़ा दासों और मवेशियों के बाजार। इस बाजार में घोड़ा दासों और मवेशियों की बिक्री होती थी। इस बाजार में दलालों से मुक्त कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी का विभाग। दीवान ए आरिज जो सैन्य विभाग था। दीवाने इस शाही आदेशों को पालन करवाना या
पत्राचार का विभाग था। दीवान वजारत या विशारत या वजीरा पीएम या प्रधानमंत्री का पद था जो वजीरा का नियंत्रण में था। यह सबसे महत्वपूर्ण पद था। दीवान रस्ताल या विदेश विभाग तथा धार्मिक मामले था। दीवान रियासत या वजारत पर नियंत्रण रखता था। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों का अभियान किया। इसके समय सर्वाधिक मंगोलों आक्रमण हुआ। इसी आक्रमण के कारण उसके उत्तर सीमा असुरक्षित हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्र मार्ग पर अध्ययन दिया और इस उद्देश्य से 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक रायकर्ण को पराजित कर दिया। इस आक्रमण के नेतृत्व में नुसरत खान कर रहे थे। इसी दौरान 1000 दिनार में मालिक काफूर नामक हिजड़ा को खरीदा गया। मालिक काफूर को 1000 दिनार में दिया 1000 दिनार भी कहा जाता है। नुसरत खान को मलिक काफूर को खरीदने 1298 ईस्वी में गुजरात विजय को वापस आने में अलाउद्दीन को उपहार भेंट किया। गुजरात मार्ग में राजस्थान के शासक बाधा बन रहे थे। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर जीता। इस अभियान के समय नुसरत खां मर गए। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीता। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सारी दुर्ग का निर्माण करवाया। चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु चित्तौड़ के महिलाओं ने जौहर कर लिया। राजपूत महिलाओं विदेशी आक्रमण से स्वयं को स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलती हुई आग में कूद जाती थीं, जिसे जौहर कहते हैं। इन्होंने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी मालिक काफूर को दिया। मालिक काफूर ने 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, किंतु रामचंद्र देव ने वीरता को देखकर अलाउद्दीन ने उसे गुजरात के नौसारी को जागीरदार बना दिया। 1309 ईस्वी में इसने बरगाल के शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित कर दिया। प्रताप रुद्र देव ने अपने सोने की मूर्ति बनाई और उसमें जंजीर पहनकर अलाउद्दीन को भेजा और साथ ही कोहिनूर हीरा भी भेजा और अधीनता स्वीकार कर लिया। अगला पॉइंट है 1310 ईस्वी में मालिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण किया, किंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत सका। 1311 ईस्वी में मालिक काफूर ने पांडव वंश की राजधानी मंदुरे जीत ली। उसका उत्तर भारत का अंतिम अभियान 1311 ईस्वी में जल्लोर के विरुद्ध था। अलाउद्दीन जब निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांगा तो उसने कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति जाफर खान, नुसरत खान, उलुग खान, मलिक काफूर। यह अपने चारों सेनापति के तुलना पैगंबर के खिलाफ से करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए उलुग खान, जाफर खान और नुसरत खान को सेनापति की सहायता से ली। मंगोल से लड़ते समय जाफर खान की मृत्यु 1299 ईस्वी में हो गई। अलाउद्दीन के समय अंतिम मंगोल आक्रमण 1307 ईस्वी में इकबाल बंद कुहुब की सेनाओं द्वारा किया गया था।
जो एक असफल अभियान रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंधी नदी का सीमा बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफ ए आदेश की अवहेलना कर दिया। इतिहासकारों ने बारनी कहते कि जब अलाउद्दीन शासक बना तो इस्लामिक कानून से खुद को मुक्त कर दिया और एक नए धर्म प्रारंभ करने का प्रयास भी किया। अलाउद्दीन खिलजी तुर्क काबिल का था। इसने सैनिकों के लिए वेशभूषा पर निर्धारित किया। कर चोरी को रोकने के लिए इसने प्रांतों के गवर्नरों की शक्ति को समाप्त कर दिया। इसने दक्षिण भारत अभियान केवल धन लूटने के लिए किया। यह जिम्मेदारी उसने मलिक काफूर को दिया। स्वतंत्रता उलेमा वर्ग के प्रभाव को स्वतंत्रता होकर शासन करने का श्रेय अलाउद्दीन को प्राप्त हुआ। इसके दरबार में प्रमुख विद्वान अमीर खुसरो और हसन देहलवी था। यह अपनी राजधानी श्री या दिल्ली के पास स्थापित की। यह नगद वेतन, अस्थायी सेना, घोड़ा दागना, सैनिक की हुलिया, बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण प्रारंभ किया। उसने मंगोल से निपटने के लिए रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई। इसी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ। इसके समय दिल्ली की हाजियों द्वारा विद्रोह किया गया था। अमीर खुसरो प्रसिद्ध पुस्तक खजियानुल फुतूह में इसे द्वितीय सिकंदर कहा। यह बिना खलीफ को स्वीकृत से गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक था। इसका मुख्य अधिकारी मुहतसिब कहलाता है। सिर का किला, 1000 खंभों वाला महल, अलाई दरवाजा, जमियत खान मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली में बसने वाले मंगोल का नवीन मुसलमानों कहा जाता है। इसके समय सेना का गठन दशमलव प्रणाली के आधार पर होता था। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद इसी के समय प्राप्त हुआ। घोड़े के नाल जैसे मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग इसी के द्वारा किया जाता है। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसे दिल्ली का जामा मस्जिद के बाहर मकबरा में दफनाया गया। अगला है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा दोस्तों। अगला है, इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दिया। बारीना के अनुसार यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था और कभी कभी निर्वस्त्र भी आ जाता था। खिलजी वंश का सेनापति मुख्यमंत्री खुसरो खां उसकी हत्या 1320 ईस्वी में कर दिया और खुद शासक बन गया। इसी प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था। खिलजी वंश का शासक निम्न कबीले से संबंध रखते थे। नसीरुद्दीन खुसराव शाह, जो खुसरो खां था दोस्तों, यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसने पैगंबर के सेनापति को उपाधि धारण की। इसी इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता है। अगला दोस्तों तुगलक वंश। अगला पार्ट आएगा, पार्ट 1 था, पार्ट 2 में पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, देखने में बहुत बोरिंग होगा दोस्तों, क्योंकि 45 मिनट वीडियो हो गया। इसका पार्ट 2 आएगा, 45 मिनट में वीडियो समाप्त हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। आप लोग का दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।